तो हेलो गाइस, मैं रोहित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं जुपिटर क्लासेस में। तो गाइस, अब की बार जेकेपी कांस्टेबल पार के 45 डेज के क्रैश कोर्स में जनरल स्टडीज पे जो है आज हम पहुंच चुके हैं गाइस अपने डे नंबर 20 पे। आज हमारा पार्ट 3 रहेगा इंडियन पॉलिटी का जो लेक्चर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस देखो ना, ये लेसन जो है बहुत लंबा था, इसलिए इस पे कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है गाइस, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो 20-20 मिनट की मैं आपके सामने लेके आता हूं, तो उसमें ये संभव नहीं होता है कि मैं इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर पाऊं गाइस। ठीक है, तो गाइस देखिए, इस वीडियो को एंड तक देखेगा, क्योंकि लास्ट में मैंने आपके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके लिए बहुत जरूरी जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो गाइस देखिए, मोटिवेट रहने के लिए ना हमें कुछ चीज करनी पड़ती है आपके लिए, ताकि आप मोटिवेट रहें। कहते हैं कि सक्सेस डजंट जस्ट कम एंड फाइंड यू, यू हैव टू गो आउट एंड गेट इट। देखो ना, कामयाबी थोड़ी ना आपके पास चली आएगी और आपको ढूंढते हुए आएगी कि भाई वो आदमी वहां पे है, मुझे वहां जाना है, उसको मैं क्या करना है, उसे कामयाबी देनी है। नहीं गाइस, गलत बात है। आपको कामयाबी की तरफ जाना है गाइस, आपको हार्ड वर्क करना है। यू हैव टू गेट योर सक्सेस। ठीक है, यू हैव टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, यही तो इंसान का गोल होता है ना, कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे कामयाब होना है। ठीक है, वैसे ही हम सबका गोल है, आपका गोल भी है। तो गाइस आओ आज का टॉपिक देखते हैं। तो गाइस, पिछली वीडियो को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो पिछली वीडियो में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंडियन काउंसिल्स एक्ट पढ़े थे, चार्टर एक्ट पढ़े हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और आज हम इस वीडियो को चाहे जितने लंबी हो जाए इसको हम कंप्लीट कर ही लेंगे आज। ठीक है, तो 1935 एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या था गाइस, देखिए ये जो एक्ट है ना, ये सेकंड माइलस्टोन है जो इंडिया के रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है आज कंप्लीटली। ठीक है, सेकंड माइलस्टोन है, एक इंपॉर्टेंट, मतलब जो कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये एक लेंथी, बहुत ही लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन था और एक डिटेल में था। इसके 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल थे। गाइस याद रखिएगा कि आर्टिकल जो इंडियन एक्ट 1935 है उसके 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। तो अब गाइस इस एक्ट के कुछ फीचर्स हैं, आप इन फीचर्स को थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले इसने क्या इस्टेब्लिश किया, यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें क्या है प्रोविंसेस थी और प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको एक एज अ यूनिट इन्होंने माना। ठीक है, और इस एक्ट ने सेंटर और क्या किया, जो पावर्स थी उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 यूनिट्स में, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो फेडरल लिस्ट जो है उस पर सेंट्रल लॉ बनाएगा, प्रोविंशियल लिस्ट है उस पे प्रोविंशियल जो है प्रोविंसेस जो है वो लॉ बनाएंगी, और कॉन्करेंट लिस्ट जो है उस पे दोनों मिलकर लॉ बनाएंगी। ठीक है, तो फेडरल लिस्ट में 59 आइटम्स थी, प्रोविंशियल में 54 आइटम्स थी और कॉन्करेंट लिस्ट में 36 आइटम्स थी। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट जो है आज भी एग्जिस्ट करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। तो रेजिड्यूरी पावर्स, यानी कि जो बची हुई पावर जो होंगी वो वाइसराय को दी जाएंगी, उस पर वाइसराय लॉ बनाएगा, जबकि द फेडरेशन नेवर कम इन टू बींग एज अ प्रिंसिपल डिड नॉट ज्वाइन इट। ठीक है, जबकि क्या हुआ कि फेडरेशन जो है वो कभी भी नहीं बनी और प्रिंसली स्टेट ने इसको ज्वाइन नहीं किया। गाइस अगर आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे किया था कि जो हमारा 1833 का एक्ट है उसने डायरकी को एबॉलिश किया है, वो गलत ऑप्शन था। बल्कि डायरकी को एबॉलिश किसने किया था, ये किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने। ठीक है, प्रोविंसेस में, और इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होती है, यानी कि फ्रीडम, टोटली फ्रीडम। ठीक है, आपको टोटली ऑटोनॉमी दी जाती है। गाइस आपने कुछ ऑटोनॉमस कॉलेज के बारे में सुना होगा, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, उसी तरह इसने एक्ट ने क्या किया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी। तो इसमें क्या किया, प्रोविंसेस को अलाउ किया गया कि वो एक ऑटोनॉमस यूनिट है, अब वो अपने आप को एडमिनिस्टर खुद कर सकती है अपने डिफाइंड स्फीयर में। ठीक है, जो उनको कुछ एरिया दिया जाएगा। आखिर में क्या होता है कि एक्ट ने क्या किया, इसने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, और गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ, अब जो गवर्नर जो है ना, वो जो मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस पे, वो क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे गवर्नर पे, और गवर्नर को उनकी एडवाइस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब इफेक्ट में आई, 1937 में ये वजूद में आई, लेकिन 1939 में क्या हो गई है गाइज, ये डिसकंटिन्यू हो जाती है। देखो गाइज, पीछे हमने देखा कि जो इस एक्ट ने क्या किया था, प्रोविंसेस में इसने डायरकी को खत्म कर दिया था, लेकिन सेंटर में ये डायरकी को अडॉप्ट करता है। कंसिक्वेंटली क्या हो जाता है कि फेडरल सब्जेक्ट्स को आगे और डिवाइड किया जाता है रिजर्व्ड
सब्जेक्ट में और ट्रांसफर सब्जेक्ट में, ठीक है। लेकिन ये प्रोविजन जो है वो कभी भी ऑपरेशन में नहीं आया, ठीक है, कभी भी इस प्रोविजन ने काम नहीं किया। इसने एक्ट ने क्या काम किया, इसने बाईकैमरलिज्म क्या है, जहां पे 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है गाइस, जैसे आज भी है हमारे लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है गाइस। तो इसने क्या किया, 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, यानी कि 11 में से 6 प्रोविंसेस में क्या किया गाइस, इसने बाईकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसलिए जो है लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस, उनको बाईकैमरल बना दिया गया, ठीक है। उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस, ठीक है। लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उन पे लगा दी गई। और गाइस इस एक्ट ने और क्या किया, इसने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इसने यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट जो है डिप्रेस्ड क्लासेस को भी दिए, शेड्यूल कास्ट्स को यानी कि वुमेन्स और लेबर वर्कर्स को भी यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ पे एक्सटेंड करके उनको प्रोवाइड किया गया, ठीक है। इसके बाद इसने जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसको एबॉलिश कर दिया, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 ने बनाया था। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था इंडिया को, उसको एक एडवाइजर की टीम प्रोवाइड कर दी गई। इसने क्या किया, इसने फ्रेंचाइज को, जो फ्रेंचाइज थी यानी कि राइट टू वोट था, उसको एक्सटेंड कर दिया, यानी कि 10% जो है टोटल पॉपुलेशन ने अब क्या किया, टोटल पॉपुलेशन के 10% को लोगों को क्या मिली, राइट टू वोट मिला। तो पिछले में क्या था, पिछले में लिमिटेड थी, खाली जो एजुकेटेड लोग थे, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जो टैक्स पे करते थे, उनको ही उन्होंने क्या किया था, उनको ही फ्रेंचाइज का राइट दिया था। इसने क्या किया, इसने 10% पॉपुलेशन के राइट को बढ़ा दिया। और गाइस इस एक्ट ने क्या काम किया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, यानी कि जो पूरे इंडिया का सबसे, जो हमें, जिसको हम सबसे बड़ा बैंक मानते हैं, सुप्रीम बैंक मानते हैं इंडिया का, उसकी इस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है। जो यहाँ पे हमारी करेंसी थी और क्रेडिट था हमारी कंट्री का, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया गया, ठीक है। और इसने दूसरा क्या इस्टेब्लिश किया, ना सिर्फ इसने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया, बल्कि इसने प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोविंसेस के लिए इसने एस्टैब्लिश किया। इस एक्ट ने और क्या काम किया गाइस, इस एक्ट ने जो फेडरल कोर्ट है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है, जिसको 1937 में इस्टेब्लिश कर दिया गया। देखो गाइस बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे इस 1935 के एक्ट से आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करती हैं। तो अब हम जानते हैं थोड़ा 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वहां तक हम कैसे पहुंचे, ठीक है। डेट याद रखेगा कि फरवरी 20 1947 को जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उन्होंने एक डेट यहाँ पे बता दी कि जून 30 1948 उन्होंने कहा था कि उस वक्त हमारा जो रोल है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पावर जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल इंडियन हाथों में, यानी कि पावर जो है इंडिया के लोगों को ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस अनाउंसमेंट को जो फॉलो किया, एजिटेशन किया यहाँ पे, ठीक है, लोग सामने आ गए, कौन, मुस्लिम लीग सामने आ गई। उसने डिमांड किया कि हम कंट्री की पार्टीशन चाहते हैं, हम अपने जो हमारा जो मुस्लिम एरिया है हम उसको अलग चाहते हैं, ठीक है। फिर से क्या हुआ, 3 जून 1947 को क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उसने इस बात को क्लियर कर दिया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, जो इंडिया जो 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी, ठीक है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे हम यहाँ पर पहुंचे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने, गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा तो वो उन पार्ट, कंट्री के उन पार्ट पे अप्लाई नहीं होगा जो उसको एक्सेप्ट करने के लिए अनविलिंग होंगी, ठीक है, जो उसको नहीं मानेंगी वो उन पे अप्लाई नहीं होगा। और इसी दिन 3 जून 1947 को क्या होता है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो होते हैं, जो वाइसराय होता है उस वक्त इंडिया का, उसने एक पार्टीशन प्लान यहाँ पे हमारे सामने रखा जिसको कहते हैं माउंटबेटन प्लान, ठीक है गाइस। तो इस प्लान को कांग्रेस ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, और मुस्लिम लीग ने भी इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, क्योंकि वो चाहते ही थे ना, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो चाहते ही थे कि हम क्या करें, हम पार्टीशन हो जाए हमारे देश की, हम अलग अलग देश बन जाएं, हम अलग अलग मुल्क बन जाएं। तो इमीडिएट अफेक्ट हुआ इस प्लान पे, ठीक है, जिससे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या हुआ 1947
1947 में लागू हो गया। ठीक है, अब गाइस इंडिया का जो इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ये क्या कहता है, इससे क्या हुआ, इसके फीचर्स क्या हैं। इससे कहता है कि यानी कि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में वो खत्म हो जाता है और इंडिया को इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट बना दिया जाता है 15 अगस्त 1947 को, यानी कि इंडिया आजाद हो जाता है। ये क्या करता है, इससे जो पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है, इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनाए जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, विद द राइट टू सेसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। उसके बाद ये जो ऑफिस ऑफ वाइसराय है उसको एबॉलिश कर देता है। ठीक है, और प्रोवाइड करता है हर एक जो डोमिनियन जो बने हैं इंडिया और पाकिस्तान, उसके लिए गवर्नर जनरल प्रोवाइड करता है। ठीक है, विच वॉज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग, जो ब्रिटिश किंग के जरिए क्या होंगे, अपॉइंट होंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट, यानी कि जो उस डोमिनियन की कैबिनेट होगी उसकी एडवाइस पे उनको क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। तो गाइज फिर यहाँ पे क्या है कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट, जो हिज मैजेस्टी की गवर्नमेंट होगी जो ब्रिटेन में है, वह जो है उसको यानी कि इंडिया की या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, यानी कि अब ये अपने आप पे ही सारे काम करेंगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 क्या काम करता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो हैं दोनों डोमिनियंस की, उनको एम्पावर करता है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम कर सकती हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर सकती हैं अपने अपने नेशन के लिए, एंड टू रिपील एनी एक्ट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। और जो मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जितने भी एक्ट बनाए हैं उनको रिपील कर सकती है। ठीक है, और ये एक्ट क्या करता है, ये एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, दोनों डोमिनियंस की। ठीक है, कि वो अपने अपनी टेरिटरीज में क्या करें, लॉ बनाएं। ठीक है, कब तक बनाएं, जब तक के टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड इन्फोर्समेंट। ठीक है गाइज, तो इसके बाद क्या होता है कि नो एक्ट ऑफ द कहते हैं, फिर ये बताया गया इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट जो है 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी एक्ट यहाँ पे पास नहीं होगा। ठीक है, और वो किसी भी डोमिनियंस के ऊपर क्या होगा, एक्सटेंड लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि इट वाज एक्सटेंडेड देयर टू बाय ए लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन। ठीक है, ये इसमें कहा गया इस एक्ट के अंदर। और इस एक्ट ने दूसरा क्या काम किया, इस एक्ट का दूसरा फीचर ये था, इसने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस था उसको बिल्कुल ही अबॉलिश कर दिया इंडिया के लिए। ठीक है, और उसके फंक्शन जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर के लिए उसने क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया उसके फंक्शंस को। और इसने क्या प्रोक्लेम किया, जो ब्रिटिश पैरामाउंटसी है उसको लैप्स कर दिया जाए इंडियन के प्रिंस स्टेट्स में, और ट्रीटी रिलेशन जो है ट्राइबल एरिया फ्रॉम द अगस्त 1947 में उसको खत्म करने के लिए इन्होंने इस एक्ट ने कहा। और इसने फ्रीडम दिया इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक है, या वो इंडियन का जो डोमिनियन है उसको ज्वाइन करें या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करें। ठीक है, या वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। जैसे कि हमारा कश्मीर है वो भी क्या हुआ, वो भी पहले इंडिपेंडेंट रहा। हैदराबाद, जूनागढ़, ये तीन क्या है, ये क्या थे, पहले इंडिपेंडेंट रहे थे, ना ही इन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया ना ही इन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया गाइज। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने प्रोवाइड किया कि हर एक जो डोमिनियन है, ठीक है, और जो प्रोविंसेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उनको गवर्न किया जाएगा। कब तक, जब तक कि नए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम ना हो। ठीक है, जो डोमिनियंस थे हाउएवर ऑथराइज्ड टू मेक मॉडिफिकेशन इन द एक्ट। ठीक है, उनको ऑथराइज किया गया, वो इस एक्ट में क्या करें, कुछ मॉडिफिकेशन तब तक कर सकते हैं जब तक उनके नए जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम ना हो जाए। तो और गाइज क्या हुआ, इसने क्या किया, जो यहाँ पे सिविल सर्विसेज को अपॉइंट किया जाता था और जो रिजर्वेशन होती थी पोस्ट की, वो कौन करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता था इंडिया के लिए। उसको इसने डिसकंटिन्यू कर दिया, उसको इसमें खत्म कर दिया। अब जो मेंबर जो हैं सिविल सर्विसेज के, जो 15 अगस्त 1947 के पहले अपॉइंट हुए हैं, वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वो सारे बेनिफिट्स को एंजॉय करेंगे जो उस वक्त तक करते थे। ठीक है, यानी कि जो उसके पहले सिविल सर्वेंट्स थे वो आगे भी कंटिन्यूसली सिविल सर्वेंट ही रहेंगे। तो गाइज देखिए क्या होता है फिर 15 अगस्त यानी कि 14 के मिडनाइट में क्या होता है, 1947 अगस्त में ब्रिटिश रूल जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है और पावर जो होती है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस में। कौन सी होती है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में पावर को क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है पहले गवर्नर जनरल बनते हैं इंडियन
डोमिनियन ऑफ इंडिया, यानी कि पहले ये वाइसराय थे, उसके बाद इनको गवर्नर जनरल यहाँ का बनाया जाता है। और वो क्या करता है, जवाहरलाल नेहरू को पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है इंडिया की, वो 1946 में जो बनी थी, वो इंडियन डोमिनियन का पार्लियामेंट बन जाता है। ठीक है, याद रखना गाइज, यानी कि पहला जो हमारा पार्लियामेंट था वो कौन थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। ठीक है, जब तक हमारा पार्लियामेंट नहीं बनाया गया था तब तक हमारा पार्लियामेंट किसको माना जाता था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को माना जाता था। तो गाइज देखो, ये हमने आज इस लेसन को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हम इससे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इनके क्वेश्चंस हम आज देखेंगे। क्या यार? तो गाइज देखो, यह है हमारा पहला क्वेश्चन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन 1858। जब मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पढ़ाया था, उस वक्त अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से चुटकियों में दे देंगे। तो अगला ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी बिकम द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। पहला वाइसराय इंडिया का लॉर्ड डलहौजी था। इसके आंसर है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। इसका करेक्ट आंसर क्या है, वीडियो को पॉज करें, वीडियो का आंसर दें, उसके बाद इस वीडियो का आप इस क्वेश्चन का आंसर देखें। तो गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है 1 वो ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद 1858 का एक्ट जब लागू किया गया था, उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहा जाता है और इसको गुड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस एक्ट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया और जो पावर जो है गवर्नमेंट टेरिटरी रेवेन्यू की ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी। और लॉर्ड कैनिंग जो है पहले वाइसराय बने। ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल ही, क्वेश्चन में कहा था कि लॉर्ड डलहौजी जो है पहले वाइसराय बने थे, वो गलत ऑप्शन है, यानी कि वो नहीं बने थे बल्कि लॉर्ड कैनिंग जो है हमारे पहले वाइसराय बने थे। तो गाइस, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से ट्रू कौन सा है। साइमन कमीशन जो है, जिसको अपॉइंट किया गया था 1927 में, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930। उसने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट की, जो सजेस्ट करता है कि डायरकी को एबॉलिश कर दिया जाना चाहिए। क्या ये पॉइंट ठीक है। अगला है, द पुणे पैक्ट वाज अ रिएक्शन टू द साइमन कमीशन एंड इट्स रिपोर्ट। जो पुणे पैक्ट जो है वो साइमन कमीशन और इसकी रिपोर्ट का रिएक्शन था। क्या ये आंसर ठीक है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन का आंसर दो, फिर इसका आंसर देखो। तो गाइज, इसका आंसर है हमारा ओनली 1, यानी कि पहला ऑप्शन। क्यों, क्योंकि 1927 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन हमारा बना था। ठीक है, इसका जो शेड्यूल था उसके 2 ईयर पहले, और 1930 में क्या हुआ था, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। दूसरा ऑप्शन गलत है, यानी कि जो पूना पैक्ट जो हुआ था गाइज, वो साइमन कमीशन के रिएक्शन से नहीं हुआ था, बल्कि जो कम्युनल अवार्ड जो है, जो रामसे मैकडोनाल्ड ने दिया था, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हुआ था। ठीक है, उसके रिएक्शन में हुआ था। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो गाइज, ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ। जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इसको सेटअप किया गया है किसके फ्रेमवर्क के अंदर। पहला ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, दूसरा है कैबिनेट मिशन 1946, तीसरा है साइमन कमीशन 1927, अगला है नन ऑफ दीज। ठीक है, किसके फ्रेमवर्क के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया गया है। वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर दें, फिर इसका आंसर देखें। तो गाइज, इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कैबिनेट मिशन जो है। ठीक है, ये एम एन राय थे, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनर थे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सजेस्ट किया था 1934 में पहली बार कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया उन्होंने सजेस्ट किया था। 1935 में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ने, उसने भी ऑफिशियली डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना चाहिए। तो 1938 में क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में डिक्लेयर किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या होना चाहिए, फ्रेम होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जरिए इसको बना दिया जाना चाहिए। किसके बेस पे, अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे। ठीक है, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है। तो गाइस देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 2 डिस्टिंग्विश जो जूरिस्ट थे और जो लॉयर थे भीमराव अंबेडकर के साथ, वो कौन कौन थे। पहला ऑप्शन है बीएन राव एंड अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, अगला है बीएन राव एंड एसएन मुखर्जी, अगला है अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर एंड केएम मुंशी, अगला है गाइज केएम मुंशी एंड एसएन मुखर्जी। तो गाइज क्या करना है, आपको पहले इसका आंसर देना है, फिर इसका आंसर को देखना है। तो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन थे वो, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर एंड केएम मुंशी। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमेटी में से जो मेंबर थे, जो
इंपॉर्टेंट कमेटी यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की गई थी 29 अगस्त 1947 को। गाइस ये डेट याद रखिएगा, अगस्त 29 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, ये कमेटी थी जिसको इंटरेस्ट किया गया था कि वो क्या करेगी, ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगी नए कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, उसमें कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? गाइस 7 मेंबर से, याद रखिएगा उसको। तो गाइस देखिए, ये है हमारा अगला क्वेश्चन कि आफ्टर द क्रिएशन ऑफ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज बनी पाकिस्तान की 1947 में। ठीक है, अब जो मेंबरशिप थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया की वाज रिड्यूस्ड टू 299 फ्रॉम 389 अर्लियर। ठीक है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम द प्रोविंसेस इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रोविंसेस से कितने मेंबर थे? ए ऑप्शन है 229, बी ऑप्शन है 70, सी ऑप्शन है 292, डी ऑप्शन है 93। ठीक है गाइस, इसका ऑप्शन क्या करिएगा, पहले इसका आप आंसर दीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर इसका आंसर देखिएगा। तो देखिए गाइस, ये है इस वीडियो का आंसर। ऑप्शन नंबर ए कितने थे गाइस? देखो, मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग के मेंबर जो थे वो एरियाज के 7 एरिया के जुड़े हुए थे पाकिस्तान के। ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बाद में विड्रीव कर दिया, यानी कि जब उन्होंने अपनी डोमिनियन बना दी उसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को विड्रीव कर दिया। तो साथ ही साथ में क्या हुआ कि जो टोटल स्ट्रेंथ थी जो असेंबली की वो 299 से, ठीक है, 299 पे पहुंच गई। ओरिजिनली कितने थे? 389 थे। ठीक है गाइज, जो फिक्स किए गए थे 1947 में जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रेंथ थी इंडियन प्रोविंसेस की, फॉर्मली जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो रिड्यूस हो गई 296 से 229 तक, एंड दो प्रिंसली स्टेट्स की 1993 से 2070 तक। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज देखिए, ये है हमारा अगला क्वेश्चन कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इंडिया की वाज पास्ड एंड अडॉप्ट ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है हमारे इंडिया की उसको पास कब किया गया है और अडॉप्ट कब किया गया है? पहला है गाइज 24 जनवरी 1950, अगला ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, अगला है 26 नवंबर 1949, अगला है 29 अगस्त 1947। तो गाइज इसका आंसर करेक्ट क्या है देखते हैं। तो गाइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 24 नवंबर 1949। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसको थोड़ा सा। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टोटल 11 सेक्शन हुए थे 2 साल 11 मिनट 18 दिन में। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने कम से कम 60 कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ठीक है, वहां से चीजें ली हैं, और जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 114 दिनों में तैयार किया गया था, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है इस पर 64 लाख लगा है गाइज। और जनवरी 24 1915 में क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसका फाइनल सेशन हुआ। ठीक है, और इट हाउवर डिड नॉट एंड, और कंटिन्यू चलता रहा। प्रोविजनल पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया। ठीक है, जनवरी 26 से 1950 से लेके कब तक, जब तक हमारा नया पार्लियामेंट नहीं बनाया गया। और इसके फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद 1951 1952 के बाद हमारा पार्लियामेंट बनाया गया। ठीक है गाइस, तो गाइस देखो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया जो थी उसको खत्म कर दिया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बैकग्राउंड थी उसको खत्म कर दिया। आई होप कि आपको गाइज ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ यहाँ से कुछ अच्छा सीखा होगा। तो सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसकी पीडीएफ आपको मेरे चैनल पे मिल जाती है गाइज। तो अगर आप कोई क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको क्विज मिल जाएंगे गाइज। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।